दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मांझी शासन व्यवस्था। इससे पहले झारखंड के इतिहास सेक्शन में हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, परहा पंचायत शासन व्यवस्था, मुंडा मान की शासन व्यवस्था ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसका क्लास जो है आपके झारखंड फॉर ऑल एग्ज़ाम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप ज़रूर देखिए क्योंकि वो बहुत ही शानदार कंटेंट पर बेस्ड क्लास है। इनफैक्ट आपको पहले ही बता चुके हैं कि जितना भी क्लासेस हम ले रहे हैं उसमें आपको जितना भी अभी मार्केट में आपका बुक्स है, ठीक है, सबका कंटेंट आपको हमारे एक क्लास में मिल जाएगा। यानी कि अगर आप पर्टिकुलर क्लास अटेंड करते हैं तो आपको उसके बाद कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आज का जो क्लास हम लोग ले रहे हैं मांझी शासन व्यवस्था, तो मांझी शासन व्यवस्था में हम लोग ईच एंड एवरीथिंग कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। जिसमें कि हम लोग सबसे पहले मांझी शासन व्यवस्था का जो कुछ बेसिक्स फैक्ट है उसको देखेंगे, है ना। जो सामान्य रूपरेखा है शासन व्यवस्था का सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। उसके बाद जो है मांझी शासन व्यवस्था किन किन स्तर पर कार्य करता था, है ना, और करता है, उस पर हम लोग बात कर लेंगे। जैसे कि गांव के स्तर पे काम करता था, देश के स्तर पे, परगना के स्तर पे, है ना, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। और उसके बाद देखेंगे कि गांव के स्तर पर, देश के स्तर पर और परगना के स्तर पर जो प्रशासन चलता था, ठीक है, तो प्रशासनिक कार्य, धार्मिक कार्य, है ना, आर्थिक गतिविधि को चलाने में किन किन पदाधिकारियों का मदद लिया जाता था, कौन गांव के स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर प्रधान थे, कौन देश के स्तर पर प्रधान थे, है ना, और कौन परगना के स्तर पर प्रधान थे, और उनका क्या कार्य था, उसके बारे में हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे। क्योंकि इससे आपका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप लोग जानते हैं, है ना। उसके बाद दोस्तों हम लोग सबसे लास्ट में जेपीएससी पीटी फैक्ट्स रिलेटेड टू मांझी शासन व्यवस्था पे डिस्कशन करेंगे। और ये जो है ना पीटी फैक्ट्स अति महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन होता है दोस्तों। यानी कि इसमें हम लोग आज 25 क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो कि मांझी शासन व्यवस्था से फॉर्म होता है। और आप मान के चलिए या फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसी 25 फैक्ट से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। क्योंकि मांझी शासन व्यवस्था से आप लोग जानते हैं कि एक क्वेश्चन सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन संथाल जनजाति के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है, तो टोटल 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है। तो ये जो क्लास है ना, ये क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 5, 10 और 20 मिनट में जो है ना कोई भी टॉपिक को अच्छे से कवर नहीं किया जा सकता है। और अगर आप जेपीएससी जैसे एग्जाम को में अपियर हो रहे हैं और ऑल क्वेश्चंस को राइट करना चाहते हैं या राइट करने का इच्छा रखते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, और थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना भी चाहिए। तो चलिए हम लोग एकदम अच्छे से सिस्टमेटिक वे में, टू द पॉइंट, है ना, प्लान्ड वे में मांझी शासन व्यवस्था को पढ़ने जा रहे हैं। अब बहुत ही एंजॉय कीजिएगा क्योंकि हम एकदम फैक्ट को, है ना, एकदम सिस्टमेटिक वे में आपको प्रेजेंट करेंगे, टू द पॉइंट लिंक करके आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले आज क्लास को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जब आप अच्छे से समझ जाइएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मांझी शासन व्यवस्था का, उसके बाद आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम अच्छे से मांझी शासन व्यवस्था को समझिए। दोस्तों आज हम लोग एक टॉपिक को छोड़ रहे हैं, वो है संथाल जनजाति। यानी कि आज हम लोग जो है ना मांझी शासन व्यवस्था के बारे में द कंप्लीट डिटेल विथ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, बट संथाल जनजाति को आज हम लोग छोड़ेंगे। वो नेक्स्ट क्लास जो है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी कि संथाल जनजाति का जो बेसिक फैक्ट्स है वो, उसका सामाजिक स्थिति, संथाल जनजाति की आर्थिक स्थिति, संथाल जनजाति की धार्मिक स्थिति और संथाल जनजाति की जो राजनीतिक स्थिति है, इस पे आज हम लोग परिचर्चा नहीं करेंगे। यानी कि वो हम लोगों का नेक्स्ट क्लास डिस्कशन होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, मांझी शासन व्यवस्था।
मांझी शासन व्यवस्था, ठीक है, संथाल जनजाति की जो शासन व्यवस्था है ना उसी को मांझी शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से अराइज होता है ना, कि संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा मांझी शासन व्यवस्था कहते हैं। यानी कि इसको संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था भी बोला जाता है। संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था, ये कई बार पूछ चुका है ना, आप ध्यान में रखिएगा। यानी कि संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी शासन व्यवस्था बोलते हैं। तो थोड़ा सा एकदम बेसिक फैक्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना संथाल जनजाति के बारे में समझते हैं। संथाल जो है वो झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। संथाल जो है झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ध्यान रखिएगा, ये जनजाति झारखंड में कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग 35% है। ठीक है, कुल संथाल का जो है, संथाल का झारखंड में फर्स्ट पोजीशन है, प्रथम स्थान। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, और इसका कितना जनसंख्या है, तो लगभग कुल जनजातीय जनसंख्या का 35%। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों यहाँ से बनता है कि ये जो जनजाति जो है ना संथाल जनजाति, ये भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो याद रखिएगा संथाल जनजाति है। यानी कि भारत में अगर बात करें तो भारत में संथाल जनजाति का रैंक जो है वो थर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ दो क्वेश्चन और लिंक होता है। वो लिंक होता है कि भारत में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या किसका है ना, यानी कि वो जनजाति किसकी है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा फर्स्ट पोजीशन पे आता है गोंड जनजाति और सेकंड पोजीशन पे आता है भील। ठीक है, यानी कि भारत में अगर बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो गोंड जनजाति का है, और सेकंड पोजीशन है वो है भील का। तो ये भी आप लोग जानते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते होंगे क्वेश्चन, तो ये दोनों फैक्ट भी बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो एकदम अच्छे से समझिए, हर एक फैक्ट को समझते जाइए, है ना, और उसको नोट्स में नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा। बहुत सा फैक्ट आज मिलने वाला जिसको आपको याद करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, बट वो याद लंबे समय तक तभी रह पाएगा जब आपको उसको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल वे में समझ पाइएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों एक क्वेश्चन अराइज होता है कि संथाल जनजाति का जो है झारखंड में मूल स्थान तो माना जाता है संथाल परगना। ठीक है, संथाल परगना, यानी कि झारखंड में संथाल जनजाति जो है सो कहाँ निवास करती है, तो संथाल परगना में, संथाल परगना। ठीक है, यानी कि झारखंड में संथाल जनजाति मुख्य रूप से उनका जो निवास स्थान है, जो निवास करती है जनजाति, वो है संथाल परगना। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में ये जनजाति रहती है ना। जैसे कि आप संथाल जनजाति का जो अगर बोलिएगा संथाल परगना के अलावा कौन कौन सा क्षेत्र है, तो आप मुख्यतः मान सकते हैं धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, पलामू, ठीक है, लातेहार और सिंहभूम क्षेत्र, है ना। इन क्षेत्रों में भी संथाल जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और अगर झारखंड के अलावा अगर हम लोग बात करें कि झारखंड के अलावा संथाल जनजाति कहाँ कहाँ मिलती है, तो ध्यान रखिएगा बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम एवं चीन में भी संथाल जनजाति है, लेकिन चीन में अल्प संख्या में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन कौन सा क्षेत्र बोले झारखंड के अलावा, याद रखिए झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम और चीन में भी है अल्प संख्या में। ठीक है, तो ये क्षेत्र था आपका संथाल जनजाति का। अब दोस्तों एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये संथाल परगना के संथाल जनजाति क्या मूल निवासी है। क्वेश्चन पूछता भी है कि संथाल परगना क्षेत्र के मूल निवासी कौन सी जनजाति है। ठीक है, और आपका फर्स्ट ही ऑप्शन रहेगा संथाल जनजाति। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा संथाल जनजाति जो है ना संथाल परगना का मूल निवासी नहीं है। तो कौन सा जनजाति है, तो ऐसा माना जाता है कि
संथाल परगना में, ठीक है ना, संथाल परगना में आने से पहले संथाल जनजाति जो है लंबे अरसे तक पश्चिम बंगाल में जो है रहते थे। ठीक है, कहाँ पर रहते थे संथाल जनजाति? ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। संथाल परगना आने से पूर्व संथाल जनजाति लंबे अरसे से कहाँ रहते थे? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में उनको क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, साओतार कहा जाता था। पश्चिम बंगाल में उनको बोला जाता था साओतार। साओतार पूछता भी है, ये क्वेश्चन जो है आपको पूछता भी है, पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति को क्या कहा जाता था? तो साओतार कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, वहीं से आकर के, मतलब जो पश्चिम बंगाल से ही आकर के, है ना, संथाल परगना क्षेत्र में संथाल जनजाति बसे हैं या फिर बसाए गए हैं। ठीक है, बसे हैं या बसाए गए हैं वर्ड का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि कुछ आंकड़ों के अनुसार या तथ्यों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि संथाल जनजाति जो है अंग्रेजों के कूटनीतिक परिणाम के फलस्वरूप जो है संथाल जनजाति को वहाँ बसाया गया था। ठीक है, यानी कि अंग्रेज जो है अपना जो है सो हिसाब किताब लगाने के लिए मतलब अपना जो है वहाँ की जनजाति से संघर्ष जो चल रहा था, ठीक है, उसमें अपना कूटनीतिक फायदा देखने के लिए संथाल जनजाति को बसाए थे, ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि संथाल जनजाति चूँकि पश्चिम बंगाल से आके बसे थे, तो संथाल परगना क्षेत्र के मूल निवासी कौन थे? दोस्तों, संथाल परगना क्षेत्र के मूल निवासी जो थे वो थे आपका पहाड़िया समुदाय के लोग। ठीक है, कौन सी जनजाति थे? पहाड़िया समुदाय के लोग। ठीक है, यानी कि आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि संथाल परगना क्षेत्र के मूल निवासी कौन सी जनजाति है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में एक ये भी मिलेगा, पहाड़िया समुदाय के लोग। तो पहाड़िया समुदाय के लोग राइट आंसर होगा। पहाड़िया समुदाय के लोग मतलब एक प्रमुख जनजाति है सौड़िया पहाड़िया। ध्यान रखिएगा, सौड़िया पहाड़िया जो है ना दोस्तों, ये जो है ना, ये आदिम जनजाति है, ये आदिम जनजाति है। ध्यान रखिएगा, आदिम जनजाति है। झारखंड में कुल 8 आदिम जनजाति है, जिनमें से एक जो है सौड़िया पहाड़िया जनजाति भी है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि संथाल परगना क्षेत्र के मूल निवासी कौन सी जनजाति है, तो याद रखिएगा पहाड़िया समुदाय के लोग, या फिर अगर सौड़िया पहाड़िया है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 1765 ईस्वी में जब अंग्रेज को इस क्षेत्र का दीवानी प्राप्त हुआ, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो दीवानी प्राप्त हुआ, तो ऑटोमेटिकली ये क्षेत्र तो इस क्षेत्र का भी दीवानी मिल गया। तो 1765 ईस्वी में जब इस क्षेत्र का दीवानी प्राप्त हुआ, तो अंग्रेज जो है ना, वो सबसे पहले क्या किए? वो चाह रहे थे कि इस क्षेत्र से भी जो है सो कर को वसूला जाए, इस क्षेत्र से भी कर जो है आपको वसूला जाए। और कर वसूलने के क्रम में वो क्या हुए? झारखंड में संथाल परगना की ओर बढ़े। ठीक है, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में जो है सो वो अब जो है अपना आधिपत्य जो है सो स्थापित पूर्ण रूप से करना चाहते थे, क्योंकि उससे पहले जो आपका बहुत सारा जो है जनजातीय समुदाय राजा थे इधर के, वो लोग कर तो देते नहीं थे। ठीक है, तो उनमें से एक था आपका ये पहाड़िया जनजाति के लोग। पहाड़िया जनजाति के लोग जो थे ना, एकदम मतलब जंगल प्रेमी बोल सकते हैं, है ना, और अपने आप को स्वतंत्र रखने वाले लोग थे। तो ये लोग भी जो है ना अंग्रेज को कर नहीं देते थे। तो इन लोग जो कर नहीं देते थे, तो अब इन लोगों को जो कर नहीं देते थे, और इन लोगों का क्या हुआ कि अचानक से जब अंग्रेज इस क्षेत्र में आए, तो अंग्रेज के आने से क्या हुआ कि पूरा तरह से जो है इन लोगों का जो प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक हर एक चीज़ में जो है अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप होने लगा। प्रशासनिक, आर्थिक, न्यायिक, है ना, जितने तरह का इन लोगों का कार्य था, मतलब इन लोगों के दैनिक जीवन में अब क्या हो गया? अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप होने लगा, अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप होने लगा। ठीक है, जिसका परिणाम आप बोल सकते हैं कि जो है सो आपका पहाड़िया विद्रोह हुआ था 1772 में। ठीक है, और लंबे समय तक चला था 2 चरण में, है ना। उसके बाद आप जो है सो
देख सकते हैं कुछ ही समय के बाद जो है ना, तिलका मांझी जो है विद्रोह हुआ था 1783-85 में, ठीक है, जिसका परिणाम था कि विभिन्न विद्रोह भी जो है इस क्षेत्र में हुआ, ठीक है। तो उसी क्रम में ऐसा बोला जाता है कि 1832-33 में, ठीक है, 1338 वर्ग मील क्षेत्र को सीमांकन करके दामिन अकोह घोषित कर दिया गया, यानी कि सरकारी परिसंपत्ति घोषित कर दिया गया, ठीक है। और इस भूभाग को जो है पहाड़िया जनजाति को आवंटित कर दिया गया, ठीक है। क्या बोले आपको कि 1338 वर्ग मील क्षेत्र को सीमांकन करके उसको दामिन अकोह घोषित कर दिया गया, है ना, उस प्रक्षेत्र को। और ये जो भूभाग था इसको पहाड़िया जनजाति को क्या कर दिया गया, आवंटित कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कौन रहते थे, पहाड़िया जनजाति रहते थे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इसी के गोद में, है ना, किसको बसा दिया गया, संथाल जनजाति को भी बसा दिया गया, है ना। संथाल जनजाति के लिए भी कुछ क्षेत्र जो है यहीं पर क्या कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया दोस्तों। तो अब क्या हुआ, तो कुछ मतलब कथन के अनुसार बोला जाता है कि ये जो है सो अंग्रेजों का, संथाल जनजाति का संथाल परगना में जो है सो बसना अंग्रेजों का ही जो है सो एक कूटनीतिक परिणाम था, है ना, सोचा समझा जो है सो उनका जो है सो प्लानिंग था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति का राजनीतिक जीवन जो है ना बड़ा ही लोकतांत्रिक रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है ना एक यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा कि संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था सौरिया पहाड़िया जनजाति से ही प्राप्त की। पूछता है कि संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता भी है, ध्यान रखिएगा। संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था किससे प्राप्त किया, तो सौरिया पहाड़िया जनजाति से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा संथाल परगना क्षेत्र के मूल निवासी कौन जनजाति थे, ध्यान रखिएगा पहाड़िया समुदाय के लोग थे। तो एकदम ये सब फैक्ट को समझते चले जाइए स्टोरी वाइज, तो आपको सब कुछ याद रहेगा, याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं कि मांझी शासन व्यवस्था के बारे में, है ना। ये मांझी शासन व्यवस्था जो है किससे प्राप्त किए, संथालों ने सौरिया पहाड़िया जनजाति से, जो कि एक आदिम जनजाति है। अब ये मांझी शासन व्यवस्था था क्या, है ना। मांझी शासन व्यवस्था में जो है किन किन स्तरों पर शासन चलता था, ध्यान रखिएगा। मांझी शासन व्यवस्था जो है मुख्य रूप से 3 स्तर पर कार्य करती थी। पहला गांव के स्तर पर, दूसरा देश के स्तर पर, और तीसरा आपका परगना के स्तर पे, ठीक है। ये 3 जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। इसको इरेज कर देते हैं। ये जो आपका मांझी शासन व्यवस्था है ये आपको क्या बताएं, 3 स्तर पे कार्य करती है, ठीक है। कौन कौन सा, तो पहला दोस्तों याद रखिएगा गांव के स्तर पर, दूसरा देश के स्तर पे, तीसरा परगना के स्तर पे, तीसरा परगना, ठीक है। अब दोस्तों ये जो गांव की शासन व्यवस्था है या फिर देश की शासन व्यवस्था है या फिर परगना की शासन व्यवस्था है, इसको चलाने के लिए प्रशासनिक प्रधान का जरूरत पड़ेगा, न्यायिक प्रधान का जरूरत पड़ेगा, धार्मिक प्रधान का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और वो कौन थे, अब हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सामान्यतः जो गांव की शासन व्यवस्था है ना, इनमें मांझी हो गया, प्राणिक हो गया, जोग मांझी हो गया, गोराइत हो गया, जोग प्राणिक हो गया, भगदो प्रजा, नायके, कुडाम नायके, लासेर टंगोई, उसके बाद चौकीदार, सुसारिया, ठीक है, नामक पदाधिकारी बोलिए या प्रमुख बोलिए या फिर प्रधान बोलिए का मुख्य भूमिका रहता था। तो सबसे पहले हम लोग जो गांव की शासन व्यवस्था है उनमें ये जो पदाधिकारी हैं, प्रधान हैं, उनके बारे में समझते हैं कि ये कौन है, उनका कार्य क्या था और वे अपने प्रशासन का संचालन किस प्रकार करते थे, ठीक है। तो जब आप इसको अच्छे से समझ जाइएगा ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, और ये सब लिंक्ड है,
तो आप धीरे धीरे सब कुछ समझते चले जाइए, और 1 से 2 बार जब आप वीडियो को देखिएगा ना तो ये सब आपको याद हो जाएगा, याद करने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग गांव की शासन व्यवस्था। दोस्तों, गांव की शासन व्यवस्था में जो सबसे प्रमुख पद था वो था मांझी। ठीक है, गांव की शासन व्यवस्था में जो सबसे प्रमुख पद था दोस्तों वो था मांझी। ठीक है, अब ये मांझी कौन है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, मांझी जो है ना वो गांव का प्रधान होते थे। मांझी कौन होते हैं? गांव का प्रधान होते हैं, है ना। और उससे प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों अधिकार होता है, यानी कि वो प्रशासन में भी अपना मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये कौन होते हैं? तो गांव का प्रधान होते हैं, और ये प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों तरह का अधिकार उनके पास होता है। यानी कि ये प्रशासन में भी अपने मुख्य भूमिका अदा करते हैं, और न्याय जो है ना, ग्राम पंचायत में जो न्याय होता है ना, उनमें भी डिसीजन कौन लेते हैं? तो आपका मांझी लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों मांझी जो है ना वो ग्राम सभा बुला करके, है ना, गांव के झगड़ों का निपटारा कौन करेगा? तो मांझी करेगा, है ना। प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करें तो न्याय, ये कर कौन वसूलेगा? कर वसूलने का काम दोस्तों किसका रहता है? तो मांझी का रहता है। उसके अलावा विवाह संबंध स्थापित करने के लिए जो अनुमति दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो मांझी के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों आपको 2-3 फैक्ट बताएं, एकदम उसको दिमाग में सेट कर लीजिए। मांझी जो है वो कौन होते हैं? तो गांव का प्रधान होते हैं। आपसे अगर पूछा जाएगा कि मांझी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मांझी। आपसे पूछेगा कि मांझी को किस किस प्रकार का जो है अधिकार प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा, मांझी को प्रशासनिक अधिकार होता है, जिसके अंतर्गत वो कर वसूलता है ना, कर वसूलता है, और उस कर को जो है सो कर का उपयोग करता है। ठीक है, प्रशासनिक कार्य में। सेकंड, मांझी को न्यायिक अधिकार होता है, यानी कि वह ग्राम सभा बुला करके, है ना, गांव के जो झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, उसका निपटारा जो है सो वो करता है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग बताएं आपको कि मांझी के पास विवाह संबंध स्थापित करने के लिए जो भी अनुमति लेना होता है वो कौन देता है? मांझी देता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, या नेक्स्ट प्रमुख पद आप बोलिए, वो है प्राणिक का। ठीक है, किसका? प्राणिक का। अब ये प्राणिक कौन है, इसका कार्य क्या है, आइए समझते हैं। दोस्तों प्राणिक जो है ना वो भी जो है एक गांव का एक प्रमुख सदस्य होता है। प्राणिक कौन होता है? तो गांव का एक प्रमुख सदस्य होता है ना, गांव का एक प्रमुख सदस्य होता है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? तो उपमांझी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? तो उपमांझी भी बोला जाता है। ठीक है, उपमांझी भी बोला जाता है। दोस्तों मांझी की अनुपस्थिति में, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, मांझी की अनुपस्थिति में प्राणिक ही मांझी का पूरा कार्य को देखता है, वही उसके कार्य का संपादन करता है ना। प्राणिक किसी अपराध के मामले में, है ना, दंड निश्चित कर सकता है, और उस दंड को सभी को मानना भी पड़ता है। ठीक है, आपको क्या बताया प्राणिक के बारे में कि प्राणिक जो है गांव का क्या होता है? एक प्रमुख सदस्य होता है। इसे उपमांझी भी बोला जाता है। और क्या बताया आपको दोस्तों कि मांझी की अनुपस्थिति में, है ना, प्राणिक ही मांझी का क्या करता है? काम देखता है। और प्राणिक जो है किसी अपराध के मामले में क्या करता है? आपको न्याय कर सकता है। ठीक है, यानी कि दंड निश्चित कर सकता है, और उस दंड को, है ना, सभी को मानना भी पड़ेगा। यानी कि प्राणिक के पास जो है न्यायिक क्षमता भी, न्याय लेने का भी अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रमुख पद है, प्रशासनिक पद है मांझी शासन व्यवस्था में, वो है आपका जोग मांझी। एक एक पॉइंट को एकदम अच्छे से समझते चले जाइए, है ना,
जब आप एक एक पॉइंट को समझ जाइएगा तो डेफिनेटली आपको ये सब याद भी हो जाएगा और आप आंसर भी कर पाइएगा। थोड़ा सा लंबा क्लास तो होगा क्योंकि बहुत सारा फैक्ट है और बहुत सारे फैक्ट को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक एक लाइन में अगर हम ख़त्म करना चाहेंगे तो 10, 15, 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बट उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। और हाँ दोस्तों, इसको जो है ना, वीडियो को थोड़ा सा शेयर आप लोग जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा, है ना, क्लास का कंटेंट कैसा लगा, है ना। क्लास जो है, जब आप इसको पढ़ने के बाद जब आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक बनाते हैं तो क्या आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। यानी कि अपना जो भी अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस है उसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से, है ना, आपके लिए जो भी कंटेंट तैयार किया जा रहा है ऑनलाइन, बहुत ही मेहनत से और एकदम सिस्टमेटिक वे में कंटेंट तैयार करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अपना जो है ना, जो भी फीडबैक है उसे जरूर बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, जोगमांझी के बारे में दोस्तों। तो जोगमांझी जो है ना, वो मांझी का उप सचिव एवं सहायक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जोगमांझी कौन होता है, तो मांझी का उप सचिव एवं सहायक होता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत मांझी का उप सचिव एवं सहायक कौन होता है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा जोगमांझी, ठीक है। यानी कि जोगमांझी जो है वो क्या होता है, उप सचिव और सहायक। अब बात करते हैं जोगमांझी का काम क्या है, ये है ना, इस शासन व्यवस्था में जो गांव के स्तर का शासन व्यवस्था है, इसमें जोगमांझी का क्या काम है, जोगमांझी क्या करता है ना। तो याद रखिएगा, गांव में जो शादी विवाह होता है, ठीक है, शादी विवाह का जो भी हिसाब किताब जो होता है ना, उसका लेखा जोखा कौन रखेगा, सब का सब जो है हिसाब किताब जोगमांझी के पास रहता है, ठीक है। फर्स्ट आपको बताया। दूसरा पॉइंट आपको बता देते हैं कि ये जो जोगमांझी होता है ये युवा का भी नेता होता है ना। जितने भी यंगस्टर हैं संथाल जनजाति में, है ना, उनके नेता भी जो होता है वो कौन होता है, जोगमांझी होता है। और नेक्स्ट पॉइंट कि शादी विवाह में जब भी जो है ना, युवा लड़का या लड़की का जो नेतृत्व करता ही बोल सकते हैं, आपको नेतृत्व भी यही करते हैं। और उसके बाद शादी विवाह के से संबंधित जो भी विवाद होता है, झगड़ा होता है, ठीक है, उसका निपटारा भी जो है कौन करते हैं, निर्णय को भी कौन सुनाते हैं, वो है जोगमांझी। तो दोस्तों, जोगमांझी का काम जो है ना, मुख्यतः शादी विवाह से ही रिलेटेड है, ठीक है। एक बार हम फिर से बता रहे हैं आपको इस सेम फैक्ट्स को, आप ध्यान से सुनिए कि जोगमांझी जो है कौन होता है, तो जोगमांझी जो है सो मांझी का उप सचिव होता है, ठीक है। और क्या होता है, सहायक होता है, उप सचिव एंड सहायक, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम मुख्यतः जो है गांव के शादी विवाह का हिसाब किताब, है ना, रखना जो है किसका काम रहता है, जोगमांझी का काम रहता है, ठीक है। और ये गांव के जो है युवा लोगों के नेता भी होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि ये मांझी शासन व्यवस्था में, है ना, गांव के जो युवा लोगों के नेता कौन होते हैं, तो वो आंसर क्या होगा दोस्तों, जोगमांझी होगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताएं कि शादी विवाह में जो है ना, युवा लड़का लड़की का नेतृत्व करता भी कौन होते हैं, तो जोगमांझी होते हैं। और शादी विवाह में जो भी विवाद उत्पन्न होता है, जो भी लड़ाई झगड़ा होता है, उसका निपटारा या उससे संबंधित निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है, तो वो भी आंसर हो जाएगा जोगमांझी, ठीक है। तो आई थिंक सो कि जोगमांझी का कार्य जो है, उनका अधिकार क्षेत्र आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट प्रमुख के पास चलते हैं, जो इस शासन व्यवस्था में अपना भूमिका अदा करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट आपका है गोराइत। तो गोराइत जो है ना, मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत गोराइत जो है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, गोराइत का मांझी का सचिव बोला जाता है। ये कौन है, मांझी का सचिव। गोराइत कौन होता है, मांझी का सचिव होता है ना। ध्यान रखिएगा, जोगमांझी उप सचिव एवं सहायक होता है, गोराइत को क्या बोला जाता है, सचिव बोला जाता है, ठीक है। ये सचिव के रूप में अपना काम करता है, ठीक है। और
जो मांझी शासन व्यवस्था है, इसमें मांझी के कहने पर ये एक संदेशवाहक के रूप में, ध्यान रखिए इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा, एक संदेशवाहक के रूप में गांव के लोगों को ग्राम सभा की सूचना देता है ना। और मांझी क्या करता है तो और मांझी के आज्ञा का गोराइत क्या करता है, पालन खुद भी करता है और करवाता भी है। ठीक है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया, क्या बताया गोराइत के बारे में कि गोराइत जो है मांझी शासन व्यवस्था में मांझी का सचिव के रूप में कार्य करता है। और ये क्या होता है, ये मांझी का संदेशवाहक भी होता है ना। जो भी ग्राम सभा में निर्णय लिया जाता है ना, या ग्राम सभा को बुलाया जाता है ना, या फिर कुछ भी ग्राम स्तर पे जो भी सूचना का आदान प्रदान होता है, ठीक है, ये कौन करता है, तो गोराइत करता है। ठीक है, और जो भी मांझी का आज्ञा का ये क्या करता है, पालन भी खुद भी करता है और करवाता भी है ना। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है कि इसके अलावा जो गोराइत जो है ना, पूजा पाठ में खजांची का भी काम करता है। खजांची का मतलब ये हुआ कि चंदा इकट्ठा करता है। पूजा पाठ में जो है ना, ये क्या करता है, चंदा इकट्ठा करता है। और पर्व त्योहार के बारे में गाँव वालों को सूचना देता है। ठीक है, क्या करता है, पर्व त्योहार के बारे में गांव वालों को सूचना देता है, खजांची के रूप में काम करता है, यानी कि ये जो है चंदा इकट्ठा करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि गोराइत के पास जो है ना, गोराइत को जो है पूरे गांव के जनसंख्या एवं परिवार की जानकारी होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत किस अधिकारी या प्रमुख को गांव की जनसंख्या तथा परिवार की संपूर्ण जानकारी होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोराइत। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका इस शासन व्यवस्था में ग्राम के स्तर पर अधिकारी होता है आपका जोग प्राणिक। देखिए सब पॉइंट को एकदम अच्छे से आप नहीं समझिएगा ना, तो होगा क्या कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा, है ना। और अगर आपको हम एक एक पॉइंट बता देना तो भले ही क्लासेस बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। क्लासेस 15-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट में, बहुत सारा आप वीडियो ऑलरेडी देख रहे होंगे, 25 मिनट 30 मिनट का भरा पड़ा है वीडियो, ठीक है। बट आपको वो कंटेंट नहीं मिल पाएगा जिस कंटेंट का एक्चुअल में आपको ज़रूरत है। तो दोस्तों टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए तो फिर जेपीएससी भूल जाइए। टाइम आपको देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एकदम सिस्टमेटिक वे में सही से पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के आप जो है पीसीएस में मैक्सिमम स्कोर कर पाइएगा। इसमें भी गारंटी नहीं है कि हम ये पढ़ा दिए, मांझी शासन व्यवस्था पढ़ा दिए, पूरा डिटेल में पढ़ा दिए, ईच एंड एवरी बुक का कंटेंट दे दिए, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं है कि जो क्वेश्चन आएगा वो पकड़ा ही जाएगा। बट इतना करने के बाद दोस्तों एक कॉन्फिडेंस लेवल बोलता है कि हमने मैक्सिमम कर लिया, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए, तो एक चांस बनता है 90% कि आपका क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप दूसरे से अच्छे कर सकते हैं। तो बस एग्जाम में वही तो करना है, दूसरे से अच्छे करना है। आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। परफॉर्मेंस अगर आपका अच्छा है दूसरे से, है ना, सबसे अच्छा भले ही नहीं हो, दूसरे से अच्छा है, तो फिर आप जो है सो रेस में है। तो वही बात है, थोड़ा डिटेल में हम लोग जा रहे हैं, बट बहुत शानदार कंटेंट पे काम कर रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग जोग प्राणिक का। जोग प्राणिक जो है ना, ये भी कौन है, प्रशासनिक प्रमुख ही है ना। प्रशासन में जो है सो अपना भूमिका निभाता है। तो जोग प्राणिक जो है ना, ये कौन है, उपजोग मांझी है। जोग प्राणिक कौन है दोस्तों, उपजोग मांझी है। जोग प्राणिक उपजोग मांझी है ना, जो मांझी के अनुपस्थिति में प्राणिक का कार्यभार निभाता है। ध्यान रखिएगा, प्राणिक, जोग प्राणिक क्या बताएं, जोग प्राणिक उपजोग मांझी है, जो मांझी की अनुपस्थिति में, इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा कि मांझी की अनुपस्थिति में प्राणिक का कार्यभार संभालता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इम्पॉर्टेंट टर्म बता रहे हैं, भगदो प्रजा। ये कई बार एग्जाम में आया है और इस बार भी आ सकता है ना। अब एकदम ध्यान में एकदम रखिएगा, भगदो प्रजा है ना। ये भगदो प्रजा कौन है, ध्यान रखिएगा। जो मांझी से ये
मांझी शासन व्यवस्था है ना। मांझी शासन व्यवस्था नहीं कि संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था, संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था। तो मांझी शासन व्यवस्था में जो है ना भगदो प्रजा टर्म जो है ना, इस चीज़ को समझिए, भगदो प्रजा किसको बोला जाता था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी जैसे गांव की शासन व्यवस्था है तो इसमें झगड़ा झंझट तो होगा ही, लड़ाई झगड़ा होगा ही, विवाद होगा ही विभिन्न तरह का, ठीक है। तो जो भी झगड़ा होता था है ना, झगड़ों में निर्णय के लिए, ठीक है, झगड़ा का जो निर्णय में, ठीक है, झगड़ा के निर्णय में विचार विमर्श के लिए गांव के कुछ बुजुर्ग एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति को शामिल किया जाता था, ठीक है। और उन्हीं प्रतिष्ठित एवं बुजुर्ग व्यक्ति को भगदो प्रजा कहा जाता है, ठीक है। और प्रत्येक टोला में एक या दो जो है भगदो प्रजा होते हैं या हो सकते हैं। दोस्तों क्या बताएं कि जो भी ग्राम के स्तर पर विवाद होता था, ठीक है, या विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, तो जब उनका निपटारा किया जाता है ना, उन पर जो है उनको न्याय के लिए जब भी डिस्कशन होता है, ठीक है ना, मतलब जब भी विचार विमर्श होता है तो विचार विमर्श में ना कुछ गांव के कुछ बुजुर्ग एवं वरिष्ठ, बुजुर्ग किनको शामिल किया जाता है, तो बुजुर्ग यानी कि वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति, एवं प्रतिष्ठित लोग, ठीक है, बुजुर्ग एवं प्रतिष्ठित लोगों को शामिल किया जाता है। वही बुजुर्ग एवं प्रतिष्ठित लोग है ना, जो कि मांझी को निर्णय लेने में मदद देते हैं, अपना विचार प्रकट करते हैं, है ना, उन्हीं को भगदो प्रजा कहा जाता है। आई थिंक सो आप समझ गए होंगे कि भगदो प्रजा कौन होते हैं, ठीक है, और उनका क्या काम है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है नायके, ठीक है, नायके। तो यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों नायके। याद रखिएगा, मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत नायके जो होते हैं ना, नायके वो गांव का पुजारी या फिर धार्मिक प्रधान होते हैं। तो आपसे अगर पूछता है क्वेश्चन कि मांझी शासन व्यवस्था में गांव का पुजारी या फिर धार्मिक प्रधान कौन होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नायके होना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे, धार्मिक प्रधान यानी कि पुजारी, इनका काम क्या होगा, आई थिंक सो आप समझ गए होंगे। दोस्तों ये जो नायके होते हैं ना, ये गांव के सभी धार्मिक यानी कि पूजा पाठ को कौन संपन्न करते हैं, तो नायके संपन्न करते हैं, तथा धार्मिक अपराधों के मामले में अपना फैसला भी ये सुनाते हैं, है ना, यानी कि इनके पास भी न्यायिक अधिकार होता है, किससे संबंधित, धार्मिक मामलों से संबंधित, ठीक है। और उसके बाद गांव के अंदर जितने भी देवी देवता हैं उनका पूजा पाठ कौन करते हैं, याद रखिएगा नायके करते हैं। तो नायके संबंधित 2-3 पॉइंट आपको बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट बताएं कि ये कौन होते हैं नायके, तो धार्मिक प्रधान होते हैं, धार्मिक प्रधान होते हैं, ठीक है, धार्मिक प्रधान होते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं, ठीक है। और उसके अलावा आपको क्या बताएं कि गांव में सभी धार्मिक पूजा पाठ को संपन्न कौन करते हैं, याद रखिएगा नायके करते हैं, ठीक है। और नायके के पास धार्मिक अपराधों से संबंधित न्याय करने का, फैसला सुनाने का, निर्णय लेने का अधिकार होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएं कि गांव के अंदर जितने भी देवी देवता होते हैं उनका पूजा पाठ कौन करता है, तो उनका पूजा पाठ कौन करता है, तो नायके करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको कुडाम नायके। ये कुडाम नायके कौन होते हैं, कुडाम नायके। जब आप कोई भी बुक पढ़िएगा ना तो आपको अपने आप इस क्लास का इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा, है ना, कि बुक में क्या कंटेंट है, हम कितने क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, और कितने अच्छे तरीके से आपको याद हो रहा है। 1 से 2 बार देखते देखते दोस्तों हर एक पॉइंट और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और जो भी इसके बाद जो JPSC फैक्ट्स बताएंगे, है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, उसको जब आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा तो आई थिंक सो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ईच एंड एवरीथिंग याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टर्म है कुडाम नायके। ये जो कुडाम नायके है ये कौन होते हैं दोस्तों, कुडाम नायके जो होते हैं ना ये उप नायके होते हैं।
कुडाम नायके कौन होते हैं? तो याद रखिएगा ये उपनायिके होते हैं। कुडाम नायके कौन होते हैं? तो कुडाम नायके याद रखिएगा ये होते हैं उपनायके। और गांव के बाहर जितने भी देवी देवता हैं उसका पूजा पाठ कौन करेंगे? तो कुडाम नायके करेंगे। आपको क्या बताया है कि गांव के अंदर जितने भी देवी देवता हैं उसका पूजा पाठ कौन करते हैं? तो नायके करते हैं। कुडाम नायके क्या करेंगे? तो कुडाम नायके गांव के बाहर जितने भी देवी देवता हैं उसका पूजा पाठ कुडाम नायके करते हैं। कुडाम नायके को उपनायके भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों लासेर टेंगोई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लासेर टेंगोई, ठीक है। लासेर टेंगोई होता है, ठीक है ना, टेंगोई, लासेर टेंगोई। अब ये लासेर टेंगोई कौन होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है ना। यानी कि मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम स्तर पर लासेर टेंगोई का क्या भूमिका होता है? ध्यान रखिएगा, जो लासेर टेंगोई होते हैं ना वो ग्राम रक्षा का प्रमुख होते हैं। किसका प्रमुख होते हैं? तो ग्राम रक्षा का प्रमुख होते हैं। ग्राम रक्षा प्रमुख, यानी कि ग्राम रक्षा प्रमुख का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ग्राम रक्षा प्रमुख का मतलब ये हुआ कि ग्रामीणों को बाहरी आक्रमणों से, हमलों से ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी गांव पे हमला करता है, आक्रमण करता है, तो उससे सुरक्षा प्रदान कौन करेगा? तो लासेर टेंगोई करते हैं। तो लासेर टेंगोई के बारे में क्या बताएं कि ये ग्राम रक्षा के प्रमुख होते हैं और ग्रामीणों को बाहरी आक्रमणों से क्या करते हैं? बाहरी आक्रमणों या फिर हमलों से रक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौकीदार। ठीक है, चौकीदार। तो चौकीदार का क्या काम होता है? चौकीदार, आप नाम ही से समझ गए होंगे कि चौकीदार का क्या काम होता है। दोस्तों मांझी शासन व्यवस्था में चौकीदार का जो काम होता है ना वो चौकीदारी का काम होता है। ठीक है, जैसे ही चौकीदार वर्ड आया आपके दिमाग में आ गया हुआ चौकीदारी। ठीक है, तो मांझी शासन व्यवस्था में चौकीदार का जो दोस्तों काम होता है वो क्या होता है? चौकीदार का काम चौकीदारी करना होता है ना। और इस शासन व्यवस्था में जो चौकीदार होता है ना पुलिस का भूमिका निभाता है ना। किसका भूमिका निभाता है? पुलिस का भूमिका निभाता है। मतलब ये हुआ कि मांझी के आदेश पर, ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ईच एंड एवरी पॉइंट जो है ना, लाइन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप आंसर कर पाइएगा। आप वो क्या बताना चाह रहे हैं कि मांझी शासन व्यवस्था में जो चौकीदार है वो पुलिस की भूमिका अदा करता है और मांझी के आदेश पर अपराधी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। अपराधी व्यक्ति को क्या करता है? गिरफ्तार करता है। और ये जो पद है ना चौकीदार का, ठीक है, ये पद जो है पारंपरिक और वंशानुगत नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पारंपरिक और वंशानुगत नहीं होता है। यानी चौकीदार जो है वो किसका भूमिका निभाता है? पुलिस का भूमिका निभाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लास्ट एंड मोस्ट पॉइंट है दोस्तों सुसाड़िया। सुसाड़िया, सुसाड़िया, ठीक है, ये सुसाड़िया का क्या काम था, है ना। मांझी शासन व्यवस्था में सुसाड़िया जो है ना सभा को सुचारू रूप से चलाता है। ठीक है, सभा को सुचारू रूप से चलाता है। सभा को सुचारू रूप से क्या करता है? सभा को सुचारू रूप से क्या करता है? चलाता है। ठीक है, और ये सभी एरिया में प्रायः नहीं होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लिए दोस्तों मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम के स्तर पर जो शासन व्यवस्था था उसके बारे में और उसके प्रशासनिक एवं धार्मिक प्रमुख के बारे में और उनका कार्य। तो इससे जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट सब है और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, आ सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि देश के स्तर पर शासन व्यवस्था क्या था उस समय और परगना के स्तर पर मांझी शासन व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है। तो चलिए देखते हैं।
तो अब तक हम लोग देख रहे थे गांव के स्तर की शासन व्यवस्था, यानी कि गांव के स्तर पर मांझी शासन व्यवस्था जो है किस प्रकार कार्य करती है, कौन कौन इसके प्रमुख थे, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब बात करते हैं मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत ये देश टर्म क्या है। दोस्तों 5 से 8 गाँवों को मिला करके देश बनता है, ठीक है। देश किसको बोला जाता था, तो 5 से 8 गाँवों को मिलाकर देश बनता है, ठीक है। 5 से 8 गाँवों को मिलाकर क्या बनता है, देश बनता है। और इसका प्रधान या प्रमुख जो होते हैं उनको मोड़े मांझी या देश मांझी कहा जाता है, ठीक है। इसका जो प्रधान होते हैं उसको मोड़े मांझी या फिर देश मांझी कहा जाता है, ठीक है। एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है, मोड़े मांझी या देश मांझी कहा जाता है ना। और इनका क्या काम था, ध्यान रखिए, याद रखिएगा कि जिस मामलों का निपटारा, जो भी विवाद होता था, लड़ाई झगड़ा होता था, है ना, तो जो भी विवाद या मामलों का निपटारा मांझी नहीं कर पाता था ना, उसको देश मांझी के पास निर्णय के लिए भेज दिया जाता था, ठीक है। यानी कि अगर ग्राम पंचायत के स्तर पर आपको न्याय नहीं मिल रहा है ना, आपके लिए जो है आपको लग रहा है कि ये जो निर्णय है ये सही नहीं है, तो आप कहाँ पर आ सकते हैं, देश मांझी के पास, ठीक है। तो देश मांझी, ठीक है, 5 से 8 गाँवों को मिला के बनते हैं, इसका प्रमुख देश मांझी। देश 5 से 8 गाँवों को मिला के बनते हैं, इसका प्रमुख देश मांझी होता है। और जिस मामलों का निपटारा मांझी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उसको देश मांझी के पास भेज दिया जाता है। अब बात हम लोग ये करते हैं कि किस टाइप का मामला या निर्णय जो है आपका, किस टाइप का अपराध जो है इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत इन जनरल होता था और किस पर ये लोग निर्णय लेते थे। क्या किसी का मर्डर होता था या किसी को मार दिया जाता था, तो उस पर भी देश मांझी जो है सो अपना निर्णय सुना देते थे। तो ध्यान में रखिएगा कि सामान्यतः ग्राम पंचायत में जमीन जायदाद के मामले, पारिवारिक झगड़े, तलाक या फिर यौन संबंधी मामले इत्यादि ही आते थे। यही सब मामला आता था, छोटा मोटा, बहुत ज़्यादा बड़ा स्तर पे अगर बात करें, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा अगर मामला बोले इसमें तो यौन संबंधी संबंध से संबंधित मामला था, ठीक है। और इसी सब मामले को, है ना, मांझी या फिर देश मांझी स्तर पर सुलझा दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अगर किसी की हत्या हो जाती है तो इस मामले में सरकारी हस्तक्षेप जो है आवश्यक होता था। यानी कि हत्या के मामले में जो है देश मांझी या मांझी निर्णय नहीं लेते थे, अपना न्याय नहीं दे सकते थे, ठीक है। हत्या के मामले में सरकारी हस्तक्षेप एकदम से आवश्यक होता था, ठीक है। अब दोस्तों मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट टर्म होता है, एकदम इसको रट जाइए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत, है ना, अंतर्गत दिया जाने वाला सबसे हल्का दंड, ठीक है, सबसे हल्का, ध्यान रखिएगा, सबसे हल्का दंड, है ना, इसको बोला जाता था करेला। जो सबसे हल्का दंड होता है इसको बोला जाता है करेला। ये सामान्यतः 5 रुपया से लेकर के 150 रुपया तक जो है, 150 रुपया तक आपको होता है, ठीक है। 5 रुपया से लेकर के 150 रुपया तक का आर्थिक दंड होता है। तो ये जो है ना, ये डेटा ऑप्शन में जब आप सॉल्व कीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ये डिफर कर भी सकता है, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा कहीं पर 1.5 रुपया से लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना, 1.5 रुपया से 150 रुपया तक, तो ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाता है, आसानी से कर लीजिएगा, है ना। तो सबसे फैक्ट जो है ना, सही डेटा यही लग रहा है, 5 रुपया से 150 रुपया तक का क्या होता था, आर्थिक दंड होता था। सबसे हल्का दंड 5 रुपया से करेला होता था, ठीक है। और सबसे भारी दंड या फिर बोलिए सबसे कठोर दंड, है ना, वो क्या होता था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत सबसे कठोर दंड जो होता है ना, वो होता था बिटलाहा, बिटलाहा, ठीक है, बिटलाहा। ये बिटलाहा का मतलब क्या होता है दोस्तों, बिटलाहा का मतलब होता है सामाजिक बहिष्कार। क्या होता है, तो सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार।
यानी कि और ये सामान्यतः जो है ना, जब कोई व्यक्ति यौन संबंधी मामले में जैसे गंभीर अपराध में है ना संलिप्त होता था या इस टाइप का अपराध में जो है सो अपराधी घोषित किया जाता था, तब उसको बिटलाहा घोषित किया जाता था, यानी कि उसको सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता था, समाज से बाहर कर दिया जाता था। तो इसमें यहाँ पर दो चीज़ पूछता है कि बिटलाहा कब दिया जाता है, बिटलाहा दंड जो है ना मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत कब दिया जाता है। तो याद रखिएगा, जो यौन संबंधी मामले में अपराधी घोषित होने पर बिटलाहा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सामाजिक बहिष्कार होता है। आपसे पूछ सकता है कि संथाल जनजाति में सबसे कठोर दंड कौन सा है, तो याद रखिएगा बिटलाहा है। ठीक है, तो ये था आपका देश के स्तर पर मांझी शासन व्यवस्था। अब हम लोग बात कर लेते हैं परगना के स्तर पर मांझी शासन व्यवस्था। परगना के स्तर पे तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये यहाँ पे राइज होता है कि परगना किसको बोलते हैं। दोस्तों 15 से 20 गांवों को मिलाकर के परगना बनता है। 15 से 20 गांवों को मिला करके परगना बनता है। और इसके जो प्रमुख होते हैं ना, प्रमुख होते हैं उसको परगनैत बोला जाता है। इसके प्रमुख को क्या बोला जाता है, परगनैत। इसके प्रमुख को बोला जाता है दोस्तों परगनैत बोला जाता है। और देखिए परगनैत का क्या कार्य होगा, तो जो भी मामला देश मांझी है ना नहीं सुलझा पाता है उसको परगनैत के पास भेजा जाता है। यानी कि जो भी मामला इसके ग्राम स्तर से देश स्तर पर पहुंचेगा, देश स्तर पर भी अगर उस पर सही निर्णय नहीं लिया जाएगा, वो मामला पूर्णतः नहीं सुलझेगा, तो उसको परगनैत के पास भेज दिया जाता है ना। और याद रखिएगा परगनैत के पास बिटलाहा अर्थात सामाजिक बहिष्कार करने का भी अधिकार होता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि परगनैत के पास किसके पास बिटलाहा अर्थात सामाजिक बहिष्कार करने का अधिकार होता है मांझी शासन व्यवस्था में, तो याद रखिएगा परगनैत के पास। ठीक है, और कुछ क्षेत्रों में परगनैतों के ऊपर दिसुम परगना भी होता है। परगनैतों के ऊपर क्या होता है, दिसुम परगना। इसके जो हेड होते हैं वो दिसुम परगनैत होते हैं। तो दोस्तों ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट मांझी शासन व्यवस्था, है ना। और आई थिंक सो कि मांझी शासन व्यवस्था रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपका इन्हीं फैक्ट से आएगा। और ये अति महत्वपूर्ण कंटेंट और फैक्ट्स का संकलन था जो कि हम आपके साथ डिस्कस किए। और जब आप इसको पढ़िएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, तब आपका इम्पोर्टेंस ज़रूर आपको समझ में आएगा। आपसे आई थिंक सो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये कंटेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। इसके बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे जेपीएससी पीटी फैक्ट्स, यानी कि मांझी शासन व्यवस्था से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, जो कि इस कॉन्सेप्चुअल क्लास पर ही बेस्ड होगा। तो आप उसको भी अच्छे तरीके से समझिए, उस प्रत्येक ईच एंड एवरी फैक्ट्स का प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि हो सकता है उसको आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करना पड़े और उसी से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, जो कि हम लोग इसी क्लास पर बेस्ड जो है वो कंटेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जेपीएससी पीटी फैक्ट्स रिलेटेड टू मांझी शासन व्यवस्था। दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेपीएससी पीटी फैक्ट्स, यानी कि मांझी शासन व्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग जितना भी मांझी शासन व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन बनेगा ना, उसको हम लोग एकदम डिटेल में देख लेंगे। और उसके बाद आपका मांझी शासन व्यवस्था से संबंधित जो भी प्रश्न बनेगा
उसका छूटने का चांस बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाएगा। बट अगर आप मांझी शासन व्यवस्था का कॉन्सेप्चुअल क्लास नहीं देखे हैं, जो कि जस्ट इससे पहले हुआ है ना, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो काइंडली आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेपीएससी पीटी फैक्ट्स रिलेटेड टू मांझी शासन व्यवस्था। दोस्तों, इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो एराइज होता है ना, वो एराइज होता है मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। अगर हम आपको बताएं कि अगर आप पहला वाला क्लास देख लीजिएगा तो ये वाला क्लास आपको रिवीजन लगेगा, जस्ट फॉर रिवीजन, और आप जब भी अभी जितने भी क्वेश्चन हम पूछेंगे उसका आंसर आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। और अगर आप उस क्लास को नहीं देखिएगा और डायरेक्ट इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, तब क्या होगा प्रॉब्लम कि आपको ये सब फैक्ट रटना पड़ेगा। तो आप यू हैव टू डिसाइड दैट यू वांट टू मग अप ऑल दिस फैक्ट्स or you want to learn very easily or you want to make a good understanding between the facts। अगर आप एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट को देखिए, और अगर आप रटना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसको देखिए। बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बता दें आपको, इससे क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, मांझी शासन व्यवस्था संथाल जनजाति से संबंधित है। संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को क्या बोला जाता है? मांझी शासन व्यवस्था संथाल जनजाति से संबंधित है। संथाल जनजाति के बारे में अगर बात कर ले दोस्तों, तो झारखंड में इसका थर्ड पोजीशन है ना। झारखंड में इसका फर्स्ट पोजीशन है झारखंड में। और इंडिया में जो है ना, इंडिया में, भारत में ये तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, यानी कि भारत में इसका थर्ड पोजीशन है। ठीक है, और इसमें बताए थे आपको कि फर्स्ट जो है इंडिया लेवल पे जो फर्स्ट पोजीशन है वो किसका है ना, और सेकंड पोजीशन है वो किसका है ना। इसे आप हमें कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त किया। संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था सौरिया पहाड़िया जनजाति से प्राप्त किया है। किस जनजाति से प्राप्त किया है? याद रखिएगा, सौरिया पहाड़िया जनजाति से संथालों ने प्राप्त किया है। और ये जो है ना, ये आदिम जनजाति है। सौरिया पहाड़िया कौन सी जनजाति है? जनजाति कैटेगरी में ये आदिम जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संथाल परगना क्षेत्र में बसने से पूर्व संथाल जनजाति है ना लंबे अरसे तक पश्चिम बंगाल में निवास करते थे, जहां उन्हें कहा जाता था, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति को साओतार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? साओतार कहा जाता था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड की सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाली जनजाति है। तो वी नो डैट कि पहला जनजाति जो सबसे ज़्यादा जनजाति जनसंख्या है वो किसका है? तो संथाल का। वो किसका है? संथाल का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायत का प्रधान को संथाल जनजाति शासन व्यवस्था यानी कि मांझी शासन व्यवस्था में मांझी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मांझी बोला जाता है। ठीक है, ये गांव का प्रधान होता है, गांव के स्तर का प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत मांझी का क्या कार्य है। तो मांझी का कार्य ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक कार्य है। एक तो प्रशासनिक कार्य मांझी करता है ग्राम स्तर पे। प्रशासनिक कार्य मतलब कर को वसूलता है ना, और उस पैसा का गांव की शासन व्यवस्था में उपयोग करता है। दूसरा न्यायिक कार्य है। न्यायिक कार्य का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर कि जमीन जायदाद से संबंधित जो भी मामला हो गया या पारिवारिक झगड़ा हो गया, ठीक है, या गांव स्तर पर जो भी विवाद होगा, ठीक है, उस मामलों का निपटारा कौन करेगा? तो मांझी करेगा। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विवाह संबंधों को स्थापित करने की अनुमति कौन देता है? तो मांझी देता है। यानी कि 3 कार्य बताया आपको, प्रशासनिक कार्य, ठीक है, उसके अंतर्गत कर वसूलना,
न्यायिक कार्य, उसके अंतर्गत जमीन जायदाद संबंधित मामला हो गया, पारिवारिक झगड़ा हो गया, ठीक है, तलाक संबंधी मामला हो गया, है ना, जो भी ग्राम पंचायत के स्तर का विवाद हो गया, ठीक है, उस पर निर्णय का कार्य कौन करता है, निर्णय कौन लेता है, उस मामलों का निपटारा कौन करता है, तो मांझी करता है। और थर्ड आपको बताया कि विवाह संबंधों को स्थापित करने का अनुमति कौन देता है, तो अनुमति देता है मांझी। यानी कि ये जो आज का जो क्लास है ना, ये 1 से 1.5 घंटे क्लास है। इस क्लास में अगर आप पूरा अटेंड करते हैं तो ईच एंड एवरी फैक्ट्स आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बस यही हमारा उद्देश्य भी है कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट फैक्ट्स आपके दिमाग में सेट कर दे और आप इजीली जो है एग्ज़ाम में इस आंसर कर पाएँ। तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कंटेंट आज का कैसा लगा, है ना। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप सॉल्व करके देखिए कि क्या आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, है ना। और अगर आपको ये कंटेंट सच में अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा उपयोगी लग रहा है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल मेरा न्यू चैनल है ना। ये हम आपके लिए फर्स्ट टाइम जो है ना ये यूट्यूब पे आ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों का ऑफलाइन क्लास ही चलता था और ऑफलाइन क्लास ही हम लोग जेपीएससी के लिए लगातार कई सालों से ले रहे हैं। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, अपने ही स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे, है ना, हम लोग आए हैं कहाँ पर, यूट्यूब पे, जस्ट फॉर यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत मांझी के कार्य क्या है। तो आप देख लिए मांझी के क्या क्या कार्य है। प्रशासनिक कार्य है, प्रशासनिक कार्य है, न्यायिक कार्य है और विवाह संबंधी स्थापित करने का, विवाह संबंध स्थापित करने का अनुमति भी देता है, ठीक है। नेक्स्ट है मांझी का उप सचिव एवं सहायक कौन होता है। ध्यान रखिएगा, मांझी का उप सचिव एवं सहायक जोग मांझी होता है। कौन होता है, तो जोग मांझी होता है। मांझी का उप सचिव एवं सहायक कौन होता है दोस्तों, जोग मांझी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य कौन करता है। जोग मांझी के उस अनुपस्थिति में उसका कार्य कौन करता है। तो याद रखिएगा, जोग मांझी की अनुपस्थिति में इसका काम कौन करेगा, जोग प्राणिक करेगा, जोग प्राणिक करेगा। तो अगर आप मान लीजिए आप डायरेक्ट यही क्लास अटेंड कर रहे हैं, जेपीएससी पीटी फैक्ट्स को अटेंड कर रहे हैं, तो आपको क्या पता चलेगा, जोग मांझी क्या है, उसका कार्य प्रणाली क्या है, जोग प्राणिक कौन होता है ना, वो क्या काम करता है, आपको पता तो है नहीं। तो आप सीधे फैक्ट को रटिएगा, रटिएगा मतलब भूलिएगा, यानी कि अंडरस्टैंडिंग आपका अच्छा है ही नहीं। तो इसलिए इट विल बी बेटर कि आप पहले जो है मांझी शासन व्यवस्था कॉन्सेप्ट को जरूर देखिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। उसके बाद जब आप इस क्लास पे आइएगा, जेपीएससी पीटी फैक्ट्स पे आइएगा, तो आपको बहुत मजा आएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आप आंसर कर पाइएगा और ईच एंड एवरी फैक्ट्स आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और हमारा पढ़ाना भी सफल होगा, है ना। क्योंकि आपका फीडबैक अगर अच्छा है ना, आपको अगर क्लास अच्छा लग रहा है, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, तभी हमारा पढ़ाना सफल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी शासन व्यवस्था में कौन मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है। तो मांझी शासन व्यवस्था में मांझी के सचिव के रूप में जो काम करता है ना, वो है गोराइत। उसको क्या बोला जाता है, गोराइत बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उसको बोला जाता है गोराइत, गोराइत, ठीक है, उसको गोराइत बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी शासन व्यवस्था में गोराइत के मुख्य कार्य क्या है। तो मांझी शासन व्यवस्था में गोराइत के मुख्य कार्य क्या है। ध्यान रखिएगा, मांझी के कहने पर, गोराइत का जो मुख्य कार्य है ना, वो मांझी के कहने पर, है ना, एक संदेश वाहक के रूप में वो जो है सो गाँव के लोगों तक संदेश पहुँचाते हैं। यानी कि ग्राम पंचायत में अगर कुछ निर्णय लिया जाता है, कुछ सूचना दिया जाता है, तो गाँव के लोगों तक सूचना का आदान प्रदान वो कौन करता है, तो गोराइत करता है। साथ ही ग्राम सभा का सूचना देने का कार्य भी, है ना, और सूचना में लोगों का जो है तो ग्राम पंचायत में मांझी के आज्ञा का पालन करवाने का कार्य भी वो कौन करता है, गोराइत करवाता है। तो गोराइत का मुख्य रूप से आप बोल सकते हैं कि इसका मुख्य कार्य जो है संदेश वाहक के रूप में, संदेश वाहक के रूप में भी होता है, ठीक है। यानी कि ये गांव के लोगों तक सूचना का आदान प्रदान करता है। इसके अलावा ये जो है ना खजांची भी होता
है ना। गांव में पूजा पाठ का खजांची भी होता है, चंदा जो है वो वसूलता है, ठीक है। इसके अलावा इसके पास गांव की जनसंख्या के साथ साथ पूरा पारिवारिक गांव के परिवार संबंधित जानकारी भी जो है किसके पास, गौराइत के पास ही रहता है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मांझी शासन व्यवस्था में गांव के रक्षा प्रमुख कौन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। गांव का जो रक्षा प्रमुख होता है, यानी कि गांव के लोगों को बाहरी आक्रमणों से, गांव के ग्रामीणों को हमलों से कौन रक्षा प्रदान करता है, कौन सुरक्षा देता है, तो याद रखिएगा उसको बोलते हैं लासेर टेंगोई। क्या बोलते हैं, लासेर टेंगोई बोलते हैं, लासेर टेंगोई बोलते हैं। ये सब पॉइंट है, फैक्ट्स है, याद करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप 100% सही कर पाइएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी शासन व्यवस्था में झगड़ों के निर्णय के लिए विचार विमर्श हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित लोग होते हैं जिन्हें कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मांझी शासन व्यवस्था में जो भी लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, तो उसमें जो निर्णय होता है ना, डायरेक्ट मांझी नहीं होता है, मांझी नहीं लेता है। मांझी के साथ साथ जो है ना, गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोग भी होते हैं, है ना, उस सभा में, ग्राम सभा में, है ना, और उस प्रतिष्ठित लोग से भी ना सजेशन लिया जाता है, विचार विमर्श लिया जाता है। तो वो जो है ग्राम सभा में, है ना, मांझी जो भी झगड़ा झंझट होता है ना, उस पर जो निर्णय लिया जाता है उसमें कुछ प्रतिष्ठित लोग होते हैं। वो प्रतिष्ठित और वरिष्ठ लोग को ही भगदो प्रजा कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भगदो प्रजा, भगदो प्रजा। यानी कि भगदो प्रजा कौन है, ध्यान रखिएगा, भगदो प्रजा गांव के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित लोग हैं जो कि ग्राम स्तर पे जो भी लड़ाई झगड़ा झंझट होता है, ठीक है, उस पर निर्णय लेते वक्त अपना सजेशन देते हैं, अपना विचार विमर्श देते हैं, ठीक है। और इनके विचार विमर्श को ध्यान में रखते हुए, है ना, कोई भी निर्णय लिया जाता है मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत। तो आप आई थिंक सो भगदो प्रजा भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 से 8 गांवों को मिलाकर देश बनता है जिसका प्रमुख क्या कहलाता है। तो 5 से 8 गांवों को मिलाकर के जो देश बनता है उसके प्रमुख को बोलते हैं देश मांझी या फिर मोड़े मांझी, ठीक है। दोनों में से कुछ भी ऑप्शन में आपको आ सकता है, देश मांझी या फिर मोड़े मांझी। तो मांझी शासन व्यवस्था आपको 3 स्तर पे कार्य करती है, एक तो ग्राम के स्तर पे, दूसरा देश के स्तर पे, तीसरा परगनेत के स्तर पे। ये मुख्य 3 स्तर है ना, इन्हीं पर ये कार्य करती है, जिसमें 5 से 8 गांवों को मिलाकर देश बनता है और देश के प्रधान या प्रमुख को देश मांझी या फिर मोड़े मांझी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 से 20 गाँवों को मिलाकर के परगना बनता है। 15 से 20 गाँवों को मिलाकर परगना बनता है जिसका प्रधान क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा, इसका प्रधान परगनैत कहलाता है, परगनैत कहलाता है, परगनैत कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांझी शासन व्यवस्था में परगनैत का सहायक कौन होता है। तो ऑब्वियसली परगनैत का सहायक कौन होगा, देश मांझी होगा, है ना, क्योंकि जस्ट इससे नीचे का जो शासन व्यवस्था है उसको कौन मैनेज करता है, तो देश मांझी मैनेज करता है। और देश मांझी जो भी विवाद या फिर जो भी देश स्तर पे मामला आता है उसको अगर नहीं सुलझा पाता है तो उसको कहाँ भेज दिया जाता है, तो परगनैत के पास भेज दिया जाता है। और परगनैत के पास दोस्तों बिटलाहा करने का भी अधिकार होता है ना, यानी कि वो सामाजिक बहिष्कार का भी आदेश परगनैत देता है। नेक्स्ट है आपका मांझी शासन व्यवस्था में जिस मामला का निपटारा परगनैत के द्वारा नहीं होता है उसे किसके पास भेज दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जिस मामला का निपटारा परगनैत भी नहीं करता है उसका निपटारा कौन करता है, देशुम परगनैत करता है, ठीक है। उसका निपटारा कौन करेगा दोस्तों, उसका निपटारा करेगा देशुम परगनैत, देशुम परगनैत करेगा, ठीक है।
कौन करता है? तो दिशुम परगनेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत दिया जाने वाला सबसे हल्का दंड क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत दिया जाने वाला सबसे हल्का दंड जो है उसको बोला जाता है करेला। करेला, ठीक है। ये मुख्यतः जो है ना, ये करेला जो है मुख्यतः जो है 5 रुपया से लेकर के 150 रुपया तक का आर्थिक दंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, वो है बिटलाहा किस जनजातीय समाज का सबसे कठोर दंड है? तो आप लोग जानते हैं कि बिटलाहा जो है संथाल जनजाति का सबसे क्या है? कठोर दंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संथाल। इसका आंसर हो जाएगा संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांझी शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दिया जाने वाला बिटलाहा किस प्रकार की सजा है? तो बिटलाहा का अर्थ ही होता है सामाजिक बहिष्कार, ठीक है। यानी कि आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो यानी कि ये जो दंड है ये क्या है? सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार यानी कि सामाजिक रूप से आपको बहिष्कृत कर दिया जाएगा बिटलाहा के अंतर्गत, सामाजिक बहिष्कार। और सामाजिक बहिष्कार वाला का दंड बिटलाहा कौन देता है? तो ये परगनेत देता है, ठीक है, इन जनरल। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांझी शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, शिकार परिषद को बोला जाता है सेंदरा बेंसी। क्या बोला जाता है? सेंदरा बेंसी, ठीक है, सेंदरा। एकदम टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखिएगा दोस्तों, और इसी सब से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए एकदम मेहनत कीजिए, कॉन्सेप्ट बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मांझी शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक परिषद कौन सी है? मांझी शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायिक संस्था को लोबीर सेंदरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोबीर सेंदरा, लोबीर सेंदरा। और लास्ट पॉइंट है, किस नियम के आधार पर मांझी शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा यूल रूल। यूल रूल, ठीक है, यूल रूल। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि यूल रूल जो है सो कब आया था, दूसरा इसको किस क्षेत्र में लागू किया गया था। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर करके बताइएगा, है ना। नहीं पता है आपको तो फाइंड आउट कीजिए और फिर बताइए यूल रूल से संबंधित दो मुख्य बातें, यानी कि दो इंपॉर्टेंट फैक्ट, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आपको समझ में आता है उसे आप हमें कमेंट में लिख करके बताइए, ठीक है। तो दोस्तों ये था जेपीएससी पीटी फैक्ट्स, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्यों का संकलन मांझी शासन व्यवस्था से संबंधित। और आई होप कि आपका एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा और आप इस फैक्ट्स को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप आसानी से जो भी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा इसे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू चैनल है दोस्तों आप सभी के लिए। इससे पहले हमारा जेपीएससी रिलेटेड यानी कि झारखंड सामान्य ज्ञान जीएस पेपर 2 का हम लोगों का ऑफलाइन क्लास चलता था, है ना। लगातार ऑफलाइन क्लास ही हम लोग ले रहे थे। आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं पहली बार यूट्यूब पर झारखंड ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, बस आप लोगों के रिक्वेस्ट पे। इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे इस कैंपेन से जोड़िए, हमारे इस चैनल से जोड़िए, ताकि सभी को इस क्लास का बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।